स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने वाले हैं 28 सितंबर 2023 का करंट। तो हमारा बेसिकली फोकस होने वाला है मेन न्यूज़ के ऊपर। इसके अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा। मैंने बनाया तो बहुत करंट है, बट उसके अंदर से भी बहुत कम इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट है, ये किसने निकाली है? यूएन पॉपुलेशन फंड ने निकाली है। ठीक है। यूएन पॉपुलेशन फंड ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट निकाली है, और किसके एसोसिएशन में निकाली है? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के एसोसिएशन में। और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी याद रख लेंगे, इंडिया एजिंग रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर है। उसके बाद एमआईटी के रिसर्चर्स ने ना हाल ही के अंदर एक नया क्यूबिट सर्किट ढूंढा है। इस नए क्यूबिट सर्किट का नाम है फ्लुक्सोनियम क्यूबिट। दिस इज द न्यू टाइप ऑफ द सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट। तो क्वेश्चन ना वो ये पूछ लेंगे, जो फ्लुक्सोनियम है, ठीक है, वो किस चीज से रिलेटेड है? जो हाल ही में न्यूज़ पे, तो आपको बोलना है क्यूबिट से रिलेटेड है, क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखना है। तो थोड़ा हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे जो सिर्फ 0 या 1 स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है, बट क्यूबिट्स के अंदर क्या होता है, 0 और 1 की जो स्टेट है ना, वो एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो उस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है। दो प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में। पहला है सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इट मीन्स दैट द क्यूबिट कैन हैव ए वैल्यू ऑफ 0 एंड 1 एट द सेम टाइम। बेसिकली जो क्यूबिट है ना, उसकी वैल्यू 0 और 1 एक ही टाइम पे हो जाएगी। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट है एंटेंगलमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटेंगलमेंट। तो इंटेंगलमेंट क्या होता है कि क्यूबिट विच आर इन द सुपर इम्पोजिशन कैन बी कोरिलेटेड विद द ईच अदर। ठीक है। तो जनरली ये क्या कहते हैं कि अगर बहुत दूर डिस्टेंस के ऊपर दो क्यूबिट्स हैं, ठीक है, अगर वो सुपर इम्पोज्ड कर दिए गए हैं तो वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आप यहाँ पे कुछ चार्ज दोगे तो वो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। तो बहुत कोर कॉन्सेप्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग के, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये याद कर लो कि जो फ्लुक्सोनियम है वो क्यूबिट से रिलेटेड है, और क्यूबिट 0 और 1 दोनों एक ही टाइम के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और सुपर इम्पोजिशन और इंटेंगलमेंट दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है क्वांटम कंप्यूटिंग के। उससे सवाल हो जाएगा आपका, इतना ज़्यादा टेक्निकल यूपीएससी नहीं पूछने वाला। देन इंडिया और बांग्लादेश ने हाल ही में कंसेंसस किया सुंदरबन के ऊपर। तो सुंदरबन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को इस पर इंफॉर्मेशन भी है। तो सुंदरबन से पहले हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल कॉमन होते क्या है। ग्लोबल कॉमन वो होते हैं जो नेशनल जुरिस्डिक्शन से परे होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सीज के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं वो ग्लोबल कॉमन्स हो गए। जैसे हाई सीज के अंदर जो हो गया, एटमोस्फियर हमारा ग्लोबल कॉमन है क्योंकि किसी का नेशनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। अंटार्कटिका और आउटर स्पेस, ये सब हमारे ग्लोबल कॉमन है क्योंकि किसी भी देश का नेशनल जुरिस्डिक्शन यहाँ लागू नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं सुंदरबन की। ठीक है। तो सुंदरबन की बात करते हैं तो सुंदर बेसिकली ये क्या है, ये लो लाइंग आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है। ये डेल्टा पे बने हैं जहाँ पे गंगा के मिलती है, ब्रह्मपुत्रा के मिलती है, और इधर से मेघना के मिलती है। उसके डेल्टा के ऊपर ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव वर्ल्ड के अंदर सुंदरबन का है। ठीक है। देन अगला फैक्ट क्या है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। तो क्या है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये दोनों है, ये आपको याद रखना है। देन ट्राई ने ना हाल ही में एक कंसल्टेशन पेपर निकाला है, किसके ऊपर? टेराहर्ट्ज रेंज के ऊपर। THR इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं टेराहर्ट्ज रेंज। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी रेंज पता होनी चाहिए। ये 100 गीगाहर्ट्ज से लेके 10 टेराहर्ट्ज के बीच की रेंज को टेराहर्ट्ज रेंज बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम देन पे है। और इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज लाइंग एट द कस्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड फोटोनिक। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक मिलते हैं वहाँ पे टेराहर्ट्ज रेंज लाई करती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टेराहर्ट्ज रेंज 100 गीगाहर्ट्ज टू 10 गीगाहर्ट्ज में लाई करती है, और ये कस्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक्स पे है। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अगर बीच में एक स्टेटमेंट आ गया। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, लेसर स्कैटरिंग करता है और बेटर पेनिट्रेशन करता है बेसिकली। ठीक है। तो इसकी वजह से रेजोल्यूशन इसका बेहतर होता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। जब अब कभी भी इमेजिंग करेंगे तो रेजोल्यूशन बेहतर होगा, और इसकी वेवलेंथ छोटी होती है। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो भाई वेवलेंथ तो छोटी होगी, इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है। उसके बाद टेराहर्ट्ज रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग होती हैं, तो ये सेफ्टी कंसर्न भी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं कि टेराहर्ट्ज रेंज क्या होती है, 100 गीगाहर्ट्ज से 10 टेराहर्ट्ज के बीच में ये लाई करती है एट द कस्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड द फोटोनिक्स। प्रॉपर्टीज क्या है, लेस स्कैटर करती है,
बेटर पेनिट्रेशन होती है, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन अच्छी कर देती है इमेजिंग की, बढ़िया फोटो आएगी एक नंबर, और वेवलेंथ इसकी कम होती है। ठीक है, ये नॉन आयनाइजिंग होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि टेराहर्ट्ज रेंज के अंदर से बहुत सारे आयंस निकल रहे हैं और आसपास के लोगों की हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इसके क्या होते हैं, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन में यूज़ हो जाएगा, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ होगा, ये बायोमेडिकल इमेजिंग में यूज़ होगा। फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ना हाल ही में डायरेक्टिव दिया है HIV एड्स 2017 के ऊपर। क्या डायरेक्टिव दिए हैं हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस HIV एक्ट 2017 की कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि HIV एक्ट 2017 ये प्री और मेंस दोनों में यूज हो सकता है। इट प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस, ये डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर रहा है किस बेसिस पे कि आप किसी को HIV बंदे को हेल्थ केयर सर्विसेज को डिनाइल नहीं कर सकते, उसकी मूवमेंट के ऊपर, उसके रेजिडेंस के ऊपर, उसकी परचेज, रेंट एंड ऑक्यूपेंसी, ठीक है, इनके बेसिस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी भी आदमी को कंपेल नहीं किया जा सकता उसका HIV स्टेटस बनाने के लिए जब तक वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं देता। इफ ओनली इफ रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, मतलब आप किसी को नहीं, कोई बंदे को जरूरी नहीं है कि वो अपने HIV स्टेटस बताए जब तक उसकी इच्छा ना हो, बट कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो उसको बताना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सेंटर और स्टेट के लिए बहुत ये मैंडेटरी है कि वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दे सारे के सारे HIV इन्फेक्टेड पर्सन को। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बेसिकली क्या करती है, जो आपका HIV वायरस होता है ना उसको सप्रेस कर देती है, उसको सप्रेस कर देती है तो बॉडी में ना वो कम इन्फ्लुएंस करता है आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, तो वो एड्स में कन्वर्ट नहीं होता, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में। एड्स तो और भी लाइक घातक चीज़ होगी उससे आगे, HIV से भी आगे। मान लो किसी बंदे को HIV हो गया तो वो ART लेता रहे तो उसका इम्यून सिस्टम बचा रहेगा, वो एड्स में नहीं जाएगा। ठीक है, तो NACO इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड है नाको, इसको बोलते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर है और ये मिशन संपर्क को देखती है। तो अगर पूछ लेना कि भी मिशन संपर्क किससे रिलेटेड है, एड्स से रिलेटेड है और नाको इसको देख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि व्हाट आर दी इस टाइम कौन कौन सी न्यूज़ है जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसके अंदर सरना कोड। ठीक है, सरना कोड क्या होता है, सरना कोड एक तरह से रिलीजियस कोड होता है ट्राइबल्स का। ठीक है, तो ट्राइबल्स जैसे वो ट्राइबल्स के अपने रिलीजियस कोड है, उनको सरना कोड बोलते हैं। सरना की बात क्या है कि ये सरना ना झारखंड में एक ट्राइब है। ठीक है, इनका अपना ही कोड चलता है रिलीजियस, अपने लॉस को गवर्न करने के लिए। इनकी खास बात क्या है, नेचर को वर्शिप करते हैं और अपने आप के हिंदू नहीं मानते। इनकी सोसाइटी के अंदर आइडल वर्शिप नहीं होती, वर्णा सिस्टम नहीं है जैसे हिंदुओं में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, और हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इनका जो फेथ है ना वो 3 चीजों पे बेस्ड है, एक तो जल के ऊपर है, एक जंगल के ऊपर है, एक जमीन के ऊपर है। ठीक है, जल जंगल जमीन के ऊपर इनका बेस्ड है। उसके बाद मीथेन के बारे में बात करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट निकाली है किसके ऊपर, मीथेन एमिशन लाइफ स्टॉक और राइस सिस्टम, यानी जो हमारी ना लाइफ स्टॉक है, भैंस बकरियां ये सब होगी, और जो राइस सिस्टम है ना, हम राइस उगाते हैं, उससे जो मीथेन निकलती है उसकी रिपोर्ट निकाली है FOA ने। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अब क्या है कि जो ये ना जो मीथेन होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ये ऑर्डरलेस गैस है, ये कलरलेस गैस है और ये टेस्टलेस गैस है। मतलब ना तो आपको ये दिखेगी, ना इसको स्मेल आएगी, ना इसका मतलब ना इसको आप टेस्ट कर, जब खाएंगे तो कोई टेस्ट आएगा, मतलब आपके जीभ पे जब जाएगी ये। सेकंड मोस्ट प्रेवलेंट ग्रीन हाउस गैस एमिटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सबसे सेकंड मोस्ट प्रेवलेंट ह्यूमन गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे ज्यादा रिलीज होती है। उसके बाद ग्रीन निमोनिया की बात करते हैं। ग्रीन निमोनिया हाल ही में इजिप्ट से इंपोर्ट किया कहाँ पे है, तमिलनाडु के किसी पोर्ट पे आया, ये इजिप्ट से आया। ग्रीन निमोनिया की खास बात क्या होती है, ये 100% रेन्यूएबल होता है और कार्बन फ्री होता है। ग्रीन अमोनिया इज 100% रेन्यूएबल एंड कार्बन फ्री। 2 अमोनिया होते हैं, जहां ब्लू लग गया ना, ब्लू अमोनिया, मतलब वहां पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, इसको बनाने की प्रोसेस में इसको कैप्चर और स्टोर कर देते हैं। और जो ब्राउन या ग्रे अमोनिया होता है वो फॉसिल फ्यूल से बनता है। ठीक है, तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। जो ग्रीन ग्रीस किसी चीज के आगे ग्रीन लगी ना, ग्रीन अमोनिया, वो रेन्यूएबल है प्लस कार्बन फ्री है। ठीक है, उसके बाद हम ब्लू अमोनिया की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट है ना, उसको कैप्चर और स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद ब्राउन अमोनिया फॉसिल फ्यूल से बनता है। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ना ग्रीन अमोनिया पॉलिसी निकाली थी 2022 में। ठीक है, जनरली वो पूछ लेंगे ग्रीन अमोनिया पॉलिसी किसने निकाली थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मार के आ जाएंगे, बट ये निकाली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और चीज है, इसको बोलते हैं लव नीग, LOUGH नीग। ये पूछ लेंगे क्या है, ये यूके की ना बेसिकली एक रामसर साइट है। ठीक है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है यूके में। हाल ही में डिमांड हुई है इसको पब्लिक ओनरशिप में लाने की।
तो पूछ लेंगे लवनीक क्या है, ये एक रामसर साइट है, यूके के अंदर फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, उसको बाद क्या है कि कोनोकार्पस ट्री की बात हुई है, कोनोकार्पस ट्री पूछ लेंगे, कोनोकार्पस ट्री है क्या, तो ये बेसिकली इन्वेजिव मैंग्रोव स्पीसीज है, ट्री है, ये इन्वेजिव मैंग्रोव ट्री है, और गुजरात और तेलंगाना इसको बैन कर दिया। सिर्फ पूछेंगे कर्नोकार्पस ट्री है क्या, तो आप याद रखो कि ये इन्वेजिव मैंग्रोव ट्री है। उसके बाद हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली है, ये निकाली किसने, टाइम्स हायर एजुकेशन ने, टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाली है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तो सबसे वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इंडिया के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने टॉप किया है, और इंडिया जो चौथा सबसे मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेटेड नेशन है, तो ये फैक्ट याद रखने हैं, इंडिया में बेस्ट है आईआईसी बेंगलोर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में निकाली किसने, टाइम्स हायर एजुकेशन ने। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ना जनरली पूछ लेंगे अटल पेंशन योजना कौन चला रहा है, तो आपको ये नहीं मारना अंधा की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस चला रहा है, जो हमें लगता है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रहा है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, और 18 से 40 की एज के लोगों के लिए है, जो इसमें 18 से 40 एज के लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और मिनिमम गारंटीड पेंशन जो है ना, वो 1000 से 5000 मिलेगी आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, 60 ईयर्स एज के बाद। ठीक है, इतनी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद दिस इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय द पीएफआरडीए अंडर एनपीएस। इसको बेसिकली एडमिनिस्टर कौन करेगा, पीएफआरडीए अंडर एनपीएस, ये इसको एडमिनिस्टर करेगा। ठीक है, तो सेकंड उसके बाद क्या हो जाता है कि एफएसएसआई ने हाल ही में प्रोहिबिट किया था 2018 में न्यूज़पेपर और सिमिलर मटेरियल फॉर स्टोरिंग एंड रैपिंग द फूड, ये याद रखना है। उसके बाद माइकोर आरएनए है, एक माइकोर आरएनए एक नई चीज आई है, तो ये माई आरएनए भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इस हाल ही में एक एमआईआरएनए है जिसका नाम दिया गया है लेट-7। ठीक है, लेट-7 कैंसर को फाइट करने में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो एमआईआरएनए सी नॉन कोडेड आरएनए मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले जो हम माइकोर आरएनए बोलते हैं, माई आरएनए, ये नॉन कोडेड आरएनए मॉलिक्यूल है, लेट-7 नाम दिया गया है। इट इज क्रूशियल फॉर फाइटिंग द कैंसर। उसके बाद एक निएंडरथल है, ये बड़ा कोर चीज होगी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, निएंडरथल फॉसिल्स आते हैं, ये बेसिकली फॉसिल्स है। एक तरह से ना इनको ह्यूमन का एंसेस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे होमोसेपियंस थे ना, होमोसेपियन आज से 2 लाख साल पहले थे, उनके पैरेलल निएंडरथल एग्जिस्ट करते थे, जो बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़े से अलग थे, बट होमोसेपियन ने ना कंपटीशन किया, इनसे बेटर थे क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने में, तो ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो ह्यूमन, बट अभी देखने को मिला है जो ह्यूमन के अंदर ना डीएनए निएंडरथल का भी पाया गया है थोड़ा बहुत। ये स्पीसीज है बेसिकली जो लिव करता था 4 लाख से 40,000 साल के बीच, यूरोप और सेंट्रल एशिया में ये पाया जाता था। ठीक है, इसका जो कल्चर था ना उसका मोस्टेरियन कल्चर बोलते हैं, मोस्टेरियन। ये नहीं पूछा जाएगा, ये हो सकता है कि यूरोप और सेंट्रल एशिया में हो ये। तो आई होप कि ये एक वीडियो देख के आपका करंट डेली रिवाइज हो जाएगा और इंपॉर्टेंट आपको पता लग गया होगा क्या है। थैंक यू।